नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मॉडल पेपर को आप अवश्य लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और आपका जो भी स्कोर रहता है वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है, परिवार की संपत्ति में परिवार के सदस्य का हिस्सा प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। यह नियम है दाएं भाग का नियम, संपीड़ का नियम, मिताक्षरा का नियम या फिर बराबर का नियम। तो ध्यान रखिए, परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा होता है। ये नियम है मिताक्षरा का नियम। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर दें। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो झोपड़ी की दीवारों और फर्श को गाय के गोबर से इसलिए लीपा जाता है ताकि उनकी कीटों से सुरक्षा हो सके। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो समुद्री शैवाल भाई आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसलिए यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिए, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अर्थात घेंगा रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, और समुद्री शैवाल का जो उपयोग है भाई, यह चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रोनाल्ड रॉस का संबंध है निम्न में से किससे है? हैजा, चेचक, मलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान रखिए। रोनाल्ड रॉस एक प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे, जिन्हें 1902 में मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है? मलेरिया से। ध्यान रखिए भाई, जो मलेरिया है मादा एनाफिज मच्छर के काटने से होता है और सिनकोना वृक्ष की छाल से कोनेन नामक औषधि प्राप्त होती है, जिसका यूज होता है मलेरिया के उपचार में। जितने पॉइंट बताते जा रहा हूं सारे पॉइंट आप लोग याद रखना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलने वाले हैं। चलिए, यहां पर बोला गया है, भारतीय उपग्रहों को उनकी कक्षा के आधार पर कितने वर्गों में रखा जाता है? 4, 5, 8 या फिर 2। ध्यान रखिए, यहां पर भैया भारतीय उपग्रहों की बात हुई है तो उन्हें रखा जाता है भैया 2 कक्षाओं में। ठीक है, कौन कौन सी? ध्रुवीय और भूतुल्यकारी। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो जो हाथी उत्सव है भाई, यह है राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है, इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? बताइए वह कौन सा जीवाणु है इन 4 में से जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? जैसे वायु प्रदूषण के रूप में कौन आता है? लाइकेन आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, कॉलीफॉर्म। ठीक है, कॉलीफॉर्म में विशिष्ट बैक्टीरिया का समूह होता है भाई, जो मिट्टी, खराब सब्जी, पशुओं के मल अथवा गंदे सतह जल में पाया जाता है। ठीक है, और यदि ध्यान रखना पीने के पानी में कॉलीफॉर्म में जीवाणु पाया जाता है तो उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रदूषित माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। ये आपके खेल और कार्य वाले पोर्शन से लिया गया क्वेश्चन है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर या फिर मोहिंदर अमरनाथ। तो सुनील गावस्कर जी को भाई लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या फिर क्लोरीन। तो भाई मेरे ध्यान रखना, ताजमहल के आसपास स्थित रबड़, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल फैक्ट्रियां जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी हो गई, इनसे क्या हो रहा भैया? विषैली गैस सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अम्ल वर्षा हो रही है और ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? देखिए भाई, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हानिकारक होती हैं और उनको तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। इसमें से सबसे अधिक हानिकारक होती हैं अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। तो ध्यान रखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत के भूभाग पर लगभग ये है 40 से 45% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है साथियों, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और ध्यान रखना, जो जलोढ़ मिट्टी है यह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? भैया अचल का मतलब क्या है? मतलब वो चलता नहीं है, एक ही जगह रहता है। तो यहां पर भाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यूप्लेकेटेला जो है यह एक अचल जीव का उदाहरण है। ठीक है, यह चलने में सक्षम नहीं होता है, बल्कि यह किसी दृढ़ आधार से चिपका रहता है। इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहा जाता है। ओके, इसे भी आप ध्यान रखना, वीनस की फूलों की टोकरी भी इसको कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा बताइए कौन सा है? पालक, नारियल, बंद गोभी या फिर सरसों। भैया पालक से क्या तेल निकलेगा? बंद गोभी से तेल निकलेगा क्या? या नारियल से? नहीं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिए, सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी जो पत्तियों का उपयोग है सब्जी के रूप में किया जाता है, तथा जब वह पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकाला जाता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है?
देखा होगा आपने, जहां पर सूखे की स्थिति बनती है, बताइए वह कैसे आती है, अचानक आती है या फिर पूर्व सूचना के अनुसार। भैया कोई आपको बताने आएगा कि यहां पर सूखा आने वाला है, आप थोड़ी उनके दामाद हो कि वो आपको बता देगा, तो ये भी नहीं होता, ना अचानक होता है, बल्कि जो सूखा की स्थिति है साथियों, यह धीरे धीरे आती है। कैसी आती है? धीरे धीरे सूखा की स्थिति आती है। ये आपके आपदा प्रबंधन से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। आपके प्रश्न सिलेबस में मेले भी हैं, वहां से प्रश्न लिया गया है। कुचिपुड़ी खालिस्तान का एक लोक नृत्य है, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिए, जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग ये मत बोलना कि सर हर बार बोलते हैं वीडियो लाइक के लिए। भाई ऐसा है, यदि मैं ना बोलूं तो आपको याद नहीं रहता है, तो मैं हर बार आपको याद करा देता हूं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्गृहीय अभियान था? चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आर्यभट्ट मिशन या फिर फिली मिशन? ठीक है, ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो मंगलयान है यह भारत का प्रथम मंगल अभियान होने के साथ साथ है प्रथम अंतर्गृहीय अभियान भी था, इसलिए यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यह जो मिशन था भाई, ठीक है, भारत विश्व में अपने पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, भारत ने क्या किया है? पहले प्रयास में ही सफल हो गया था, इसलिए यह भारत का पहला देश बन गया है। कौन? भारत। ठीक है, विश्व का पहला देश। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। इनमें से राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली या फिर गणतंत्र दिवस। तो मेरे भाई यहां पर हम देखें, जो गांधी जयंती है जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये तीनों त्योहार भाई कैसे हैं? यह राष्ट्रीय त्योहार हैं। ओके, लेकिन जो दीपावली है भाई, दीपावली राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, बल्कि दीपावली एक पारिवारिक त्योहार है। यह त्योहार परिवार के साथ मिलजुल कर मनाया जाता है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भैया क्वेश्चन आपके खेल और कार्य से लिया गया है। तो ध्यान रखिए, भारत के महान हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, जिन्हें कहा जाता था हॉकी के जादूगर, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिए, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, जबलपुर, पचमढ़ी या फिर उज्जैन? तो देखिए भाई, जो भोपाल है, भोपाल कहलाता है मेरे भाई झीलों का शहर, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिए, जो जबलपुर है यह संगमरमर नगरी कहलाता है, पचमढ़ी कहलाता है सतपुड़ा की रानी, और उज्जैन कहलाता है महाकाल की नगरी। जितने पॉइंट बताते जा रहा हूं भाई, सारे पॉइंट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से समझते जाएं। ओके, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि अर्थात वेटलैंड किसका परिणाम है? बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश की जो उत्खात भूमि है या वेटलैंड है, यह अवनाली का अपरदन का परिणाम है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। और मध्य प्रदेश में
यह समस्या सर्वाधिक भिंड मुरैना जिले के में चंबल नदी से होती है, जिसे चंबल के बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? देखिए, बच्चा यदि कोई गलती करता है, मैंने बोला था आपको, ना आपको कोई दंड देना है उसे, ना भयभीत करना है। ठीक है, देखिए उसे खोल के उनकी कक्षा में जाने से रोकना नहीं भैया, हमें ऐसा नहीं करना है। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना नहीं भैया। प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करना भैया हमें। आप शिक्षक हैं, थोड़ी आपके ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है कि आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। छोटा सा कार्य ही आपको ही करना है। आपको क्या करना है? अनियमितता के कारणों का पता लगाना है और उसके बाद समीर को परामर्श देना है। ठीक है, कि आखिर भैया वह दत्त कार्य जमा क्यों नहीं करता है, और यदि कोई समस्या होती है तो आपको उसे दूर करना होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि शिक्षार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो भैया हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो यहां पर ध्यान रखिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जो दत्त कार्य विधि है भाई, यह विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। इससे क्या होता है? विद्यार्थियों को अर्जित किए हुए ज्ञान को अधिक से अधिक प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। और दत्त कार्य में भाई क्या होता है? समय की बचत होती है, क्योंकि इससे कक्षा में पाठ को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्या है, दत्त कार्य बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि यह क्या है? अभिप्रेरक का काम करती है विद्यार्थियों में। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? ब्लूप्रिंट बताइए किससे संबंधित है? प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से, नवाचार से, क्रियात्मक शोध से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिए, ब्लूप्रिंट की सहायता से भाई प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, और यदि आप करते भी हैं बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र का निर्माण, तो वह जो प्रश्न पत्र है भाई उत्तम प्रश्न पत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट भाई प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। मैंने आपको सब कुछ व्याख्या साथ बताते जा रहा हूं जहां पर आवश्यकता होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खाली स्थान को शामिल नहीं करता। बताइए, प्राथमिक स्तर में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता भाई? तो यहां पर देखिए, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में ये तो भैया करेगा। रचनात्मक आकलन क्या है? कि विद्यार्थी निरंतर सीखें, शिक्षण में कमियों की पहचान को, बिल्कुल भैया, कि क्या कमियां हैं उसे कैसे दूर करना है, ये तो भैया आएगा। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, बिल्कुल सही है। लेकिन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग भैया इसको शामिल नहीं करता है रचनात्मक आकलन। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आप लोगों ने भैया सुना होगा कि पर्यावरण अध्ययन सीखने में समुदाय विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो बताइए क्यों होता है भाई विशेष महत्वपूर्ण? क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। भैया ऐसा तो हम नहीं बोल सकते यार। ठीक है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान कराता है। तो बिल्कुल भैया समुदाय से हमेशा यही फायदा होता है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव विद्यार्थियों को मिलते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं।
प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। आपको भैया प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनमें वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना को बताना है, जिससे विद्यार्थी क्या है, संवेदनशील हो सके वृक्षों के बारे में। तो वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, ये तो भैया सही हो जाएगा। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भैया सही। और ये सही बात है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि वृक्षों की कितनी बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना या फिर वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो देखिए सबसे कम उपयुक्त इसमें से बताना था कौन है, तो भाई मेरे यहां पर हम देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। भैया लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाएंगे तो इससे क्या है, इससे कोई उसे फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे क्या है, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किसको सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए हमारे आसपास जो प्राकृतिक परिवेश में घटनाएं घटित होती हैं, ये होती क्यों हैं, इनका हमें पता लगाना है। तो बताइए हम पर्यावरण विषय में किस विषय को शामिल कर सकते हैं। भूगोल को नहीं भैया, भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, भौतिक विज्ञान नहीं, बल्कि यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, रसायन विज्ञान। अब आप लोग बोलोगे सर रसायन विज्ञान क्यों होगा, तो सुन लो भाई। देखिए हमारे परिवेश के चारों ओर जैसे घटनाएं क्या होती हैं, जैसे मान लो अम्ल वर्षा हो गई भाई, क्या हो गई, अम्ल वर्षा हो गई, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। इनका स्पष्टीकरण भाई कैसे किया जा सकता है, जैसे अम्ल वर्षा भैया या सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, तो आपको पता करना होगा कि एक जो हानिकारक गैसें निकल रही हैं, किस तरह से अम्लीय वर्षा हो रही है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, प्रयोग के आधार पर, अर्थात यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, रसायन विज्ञान के आधार पर हम इनको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का उद्देश्य क्या है, बताइए आप लोग। प्राथमिक स्तर में जो पर्यावरण अध्ययन में आप कविता और कहानियों का उपयोग करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, या फिर भाषिक गतिक कौशलों को बढ़ाना। तो मेरे भाई यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सीखने के लिए क्या है, संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, मतलब ऐसा वातावरण जिसमें विद्यार्थी क्या है, आसानी से सीख सके। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बताइए यदि शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में महत्व देता है तो इससे शिक्षक को क्या लाभ होता है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। नहीं भैया, ये तो कुछ सही ही नहीं बैठ रहा है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ये अभी हम छोड़ देते हैं। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, बल्कि ऑप्शन डी में क्या है, बच्चों विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई मेरे, वो ऑप्शन डी के साथ ही जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ा जाए और विमर्श व सीखने को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना।
यदि आप अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों का प्रयोग करते हैं तो बताइए इससे क्या होगा भाई। तो एक काम करता हूं मैंने भैया भूल गया, पहले मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा इस प्रैक्टिस सेट में, तो मैं आपको यह प्रश्न देता हूं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सारे साथी बोलते हो सर आप अगले वीडियो में बताया करो आंसर क्या होता है। भैया जब करेक्ट आंसर आ जाता है मेरे पास तो मैं उसका रिप्लाई भी कर देता हूं वहीं पर कि बिल्कुल सही आंसर है, तो इसलिए मैं नहीं देता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग चाहते हैं तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट भाई पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।